मिश्रा परिवार हमेशा से अपने मोहल्ले में एक शांत, सुलझा हुआ और सम्मानित परिवार माना जाता था। सुमित्रा मिश्रा, 60 वर्ष की, स्वभाव से नरम, दिल की साफ और घर को संभालने में माहिर, और उनके पति हरिशंकर, रिटायर्ड बैंक अधिकारी, जो लोगों की मदद करने वाले, जमीन से जुड़े और सरल स्वभाव के इंसान थे। उनका बेटा रोहन इस घर की शान, उनकी मेहनत का नतीजा और उनकी उम्र का सहारा था। जब रोहन की शादी अनामिका से हुई थी, तब इस घर में नई रोशनी, नए सपने, नए रंग आए थे। सुमित्रा को अपनी बहू पहली ही मुलाकात में बहुत संस्कारी, मीठी और संभली हुई लगी थी। उसके बोलने का तरीका, उसकी आंखों की मासूमियत और उसके हाथों में बंधी चूड़ियों की मीठी छनक से सुमित्रा खुश हुई थी कि अब यह घर पूरा हो गया है। शुरुआत में सब कुछ साफ, सहज और खुशियों से भरा था। अनामिका सुबह उठकर सास के साथ रसोई में हाथ बंटाती, हरिशंकर के लिए चाय बनाती, रोहन को हंसी हंसी में तैयार करती और शाम को सबके साथ बैठकर बातें करती। पड़ोस की महिलाएं तक कहती, आपकी बहू तो बहुत किस्मत से मिली है, सुमित्रा जी। और हर बार सुमित्रा मुस्कुराकर भगवान का शुक्रिया अदा करती। लेकिन धीरे धीरे 1 महीना बीता, फिर 2 और फिर 3। अनामिका का व्यवहार हल्का हल्का बदलने लगा। बदलाव इतना महीन था कि पहले किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन सुमित्रा जैसी अनुभवी और संवेदनशील महिला यह समझने लगी कि कुछ तो है जो पहले जैसा नहीं रहा। अनामिका अब सुबह इतनी जल्दी नहीं उठती थी, रसोई में पहले जैसा मन लगाकर काम नहीं करती, और सबसे बड़ी बात, वह मोबाइल फोन पर घंटों किसी अनजान नंबर से बात करती रहती। कई बार वह चमकते हुए स्क्रीन को तुरंत लॉक कर देती, जैसे कोई राज छुपा रही हो। जब भी सुमित्रा धीरे से पूछती, बहू, किससे बात कर रही थी, तो अनामिका हल्की मुस्कान के साथ कहती, ओह, कुछ नहीं मांझी, बस मेरी एक सहेली है। लेकिन उस मुस्कान में पहले वाली गर्माहट नहीं रहती थी। उसकी आंखें बचती, चेहरा पलट जाता और वह कमरे में चली जाती। रोहन को भी यह बदलाव महसूस होने लगा था, लेकिन वह अपनी नौकरी और दफ्तर की भागदौड़ में इतना उलझा रहता कि उसे यह सब गहराई से देखने का वक्त ही नहीं मिलता। अनामिका का चेहरा उसके सामने बस वही अच्छा, प्यार करने वाली पत्नी जैसा होता, और वह इसे उसका थकान समझकर छोड़ देता। लेकिन सुमित्रा को यह सब सामान्य नहीं लग रहा था। घर की हवा जैसे किसी अनजाने बोझ से भारी हो रही थी। एक शाम की बात है, रात का खाना बन गया था। सब लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अनामिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब सुमित्रा ऊपर की छत की ओर गईं, तो उन्होंने देखा, अनामिका अंधेरे में किसी को फोन पर कह रही थी, हाँ, बस थोड़ा और समय दो, प्लान सेट है, घर में अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैं चाहती हूं। सास ससुर से मैं निपट लूंगी, रोहन को भी धीरे धीरे अपनी तरफ कर लूंगी, बस तुम चिंता मत करो। सुमित्रा का दिल एक पल को धक से रह गया। यह कौन सा प्लान? किस बारे में बात कर रही है अनामिका? क्या वह किसी तरह का बड़ा कदम लेने की सोच रही है? लेकिन सुमित्रा डर और सदमे में वहीं खड़ी रह गई। उनके कदम पीछे हटने लगे और वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे चली आईं। उस रात उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोशी में खाना बनाया, पर दिल दहला हुआ था। हरिशंकर ने पूछा भी, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? पर सुमित्रा ने झूठ बोलकर कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। लेकिन अंदर एक तूफान उठ चुका था। बहू का बदलता चेहरा, उसके फोन की बातें, उसकी चाल में आई ठंडक, सब मिलकर यह इशारा दे रहे थे कि आने वाले समय में उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अगले दिन सुबह जब नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे, तो अनामिका जानबूझकर सास ससुर की छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने लगी। मांझी, आप ये सब पुराने तरीके की बातें करती हैं। जमाना बदल गया है। पिताजी, आपको इतनी जगह घेर कर बैठने की क्या जरूरत है? ये घर संभालना कितना मुश्किल है, जब हर चीज पुराने ढर्रे पर चलानी पड़ती है। उसकी बातें धीमी थीं, लेकिन उनमें एक चुभन थी जो सीधे दिल में उतरती थी। रोहन उस समय चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक डर की तरह घर में फैलती जा रही थी। अब घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले हंसी थी, वहां अब ताने थे। जहां प्रेम था, वहां अब दूरी थी। जहां सम्मान था,
वहां अब अनदेखी थी। सुमित्रा को महसूस होने लगा था कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह कोई अनजाना तूफान धीरे धीरे उनके घर में पांव पसार रहा है, और यह तूफान उनकी बहू के मन से उठ रहा है। वह शाम घर में सबसे भारी शाम थी। अनामिका ने किसी बहाने से रोहन को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर बैठे सास ससुर को अंदर से धीमी मगर तीखी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुम्हें तय करना होगा रोहन, हम अपनी जिंदगी ऐसे नहीं काट सकते। तुम्हारे माता पिता बहुत दखल देते हैं। अगर हम अलग रहेंगे तो सब आसान होगा। समझो मेरी बात। सुमित्रा के दिल में गहरा दर्द उठा, लेकिन उन्होंने चेहरा झुका लिया। यह वही पल था जब उन्हें लगा शांत परिवार के अंदर कोई तूफान सचमुच उठ चुका है। एक ऐसा तूफान जो आने वाले दिनों में उनके जीवन को हिलाकर रख देगा। पर उन्हें मालूम नहीं था कि यह तूफान उनसे सिर्फ घर नहीं, बल्कि उनकी इज्जत, उनका सम्मान और शायद उनका सब कुछ छीन लेने वाला है। अनामिका ने अपने कदम धीरे धीरे, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाने शुरू किए थे। वह जानती थी कि सुमित्रा और हरिशंकर जैसे सीधे साधे लोग सीधे टकराव से नहीं टूटेंगे। उन्हें तोड़ने के लिए रिश्तों में दरार पैदा करनी होगी, और उस दरार के लिए पहला निशाना था रोहन, उनका बेटा, जिसका दिल मां बाप और पत्नी के बीच झूलता था। अनामिका ने सबसे पहले अपनी बातों में मिठास घोलकर रोहन के मन में छोटे छोटे शक के बीज बोने शुरू किए। एक दिन सुबह जब रोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब अनामिका ने धीरे से कहा, रोहन, तुम्हारी कमीज फिर से ठीक से प्रेस नहीं हुई। लगता है मां जी आजकल काम में उतना ध्यान नहीं रखती। रोहन ने हल्का सा हंसकर कहा, अरे इतना भी क्या, मां तो हमेशा। पर अनामिका ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैं बस कह रही हूं कि अब हमें अपने घर में थोड़ी व्यवस्था बदलनी चाहिए। कामों का बंटवारा हो और मां पिताजी की जिम्मेदारियां कम हो। वह बात सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके स्वर में एक गहरी चाल छिपी थी। दोपहर को जब सुमित्रा रसोई में खाना बना रही थी, अनामिका वहीं खड़े खड़े फोन पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रही थी, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह सिर्फ अपनी परेशानी साझा कर रही हो। हाँ दीदी, यहां तो सब मेरा मजाक समझते हैं। मां जी को बोलो तो नाराज हो जाती है। इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। सुमित्रा ने यह सब सुना, पर कुछ कहा नहीं। पर दिल में एक कील सी चुभ गई। वह सोचती रही, मैंने कब नाराजगी जताई, कब उसकी बात को हल्का लिया। लेकिन यह दर्द सिर्फ मन में चलता रहा। धीरे धीरे अनामिका ने रोहन से हर छोटी बात में सास ससुर को बीच में लाना शुरू कर दिया। अगर खाना थोड़ा खारा बना तो वह कहती, मांझी ने ठीक से नहीं छका होगा। अगर कपड़े देर से धुले तो, ये सब काम मुझे ना कहो रोहन, मांझी ही तो घर संभालती हैं। अगर बिजली का बिल ज्यादा आया तो पिताजी बिना सोचे समझे सारे पंखे चलाते रहते हैं। अनामिका हर छोटी बात को ऐसे पेश करती कि दोष हमेशा सास ससुर पर आए। रोहन पहले तो इन बातों को हल्के में लेता रहा, लेकिन जब रोज रोज वही बातें होती तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी खटास पैदा होने लगी। वह थका हारा काम से लौटता तो अनामिका उसे पहले से भरी हुई शिकायतों की एक लंबी सूची सुना देती। रोहन, तुम्हारे माता पिता को समझाना जरूरी है। उन्हें नहीं पता कि खर्चे कैसे संभाले जाते हैं। हम दोनों की जिंदगी भी तो है, हमें भी अपना भविष्य देखना है। धीरे धीरे रोहन इन बातों में उलझने लगा। एक दिन अनामिका ने रोहन के कमरे में आते ही रोते हुए नाटक कर दिया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे लगता है मां जी मुझे पसंद नहीं करती। वो मुझे दिन भर ताने मारती हैं। कैसे रहूं मैं इस माहौल में। रोहन तुरंत परेशान हो गया। क्या कहा उन्होंने? अनामिका ने आह भरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस होता है कि मैं इस घर की नहीं हूं। मैं चाहे जितना करूं, वो खुश नहीं होती। कई बार लगता है कि मैं यहां सिर्फ एक मेहमान हूं। रोहन भावुक हुआ और बिना सोचे समझे यह सारी बात मां पिताजी के सामने जाकर रख दी। सुमित्रा यह सुनकर हतप्रभ रह गईं। उन्होंने रोहन को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन रोहन के मन में अब संदेह ठहर चुका था।
अनामिका की चाल अब अगले स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह घर के काम जानबूझकर अधूरे छोड़ देती, और जब सुमित्रा बोलती, बहू यह भी कर दो, तो वह रोहन से शिकायत कर देती कि मांझी उन्हें तंग करती हैं, कंट्रोल करती हैं। रात को जब रोहन ऑफिस के तनाव से भरा आता, तो अनामिका धीरे धीरे उसके कानों में जहर घोल देती। तुम खुद को देखो रोहन, तुम इतने थक कर आते हो और यहां आकर भी चैन नहीं मिलता। तुम्हारे माता पिता तुम्हें आराम करने भी नहीं देते। इतना ही नहीं, अनामिका ने रिश्तेदारों से भी सुमित्रा और हरिशंकर की गलत छवि बनानी शुरू कर दी। जब भी कोई फोन आता, वह मीठे स्वर में कहती, सब ठीक है, बस मां पिताजी का स्वभाव थोड़ा पुराने जमाने का है, समझो ना। उसकी यह आधी अधूरी बातें रिश्तेदारों में भी गलतफहमी फैला रही थीं। एक शाम ऐसा हुआ जिसने घर को पूरी तरह हिला दिया। रोहन थका हुआ आया और सीधे सोफे पर बैठ गया। अनामिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो रोहन, अब यह घर मेरे लिए बोझ बनता जा रहा है। मैं और नहीं सह सकती। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मां पिताजी ही हैं, तो फिर मैं कहीं और चली जाऊंगी। यह सुनते ही रोहन का चेहरा बदल गया। पहली बार वह खुलकर गुस्से में बोला, मां, पिताजी, रसोई में आओ। दोनों डरते डरते आए। रोहन ने आवाज ऊंची करके कहा, क्यों मेरी पत्नी को तंग करते हो? क्यों उसे ताने मारते हो? सुमित्रा और हरिशंकर के चेहरे पर गहरी चोट थी। सुमित्रा ने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, हमने क्या किया है? हम तो। लेकिन रोहन ने झुंझलाकर कहा, बस मां, मैं जानता हूं आप दोनों को अनामिका पसंद नहीं, लेकिन अब वह मेरी पत्नी है और इस घर में उसकी भी इज्जत है। उस रात पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सुमित्रा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। हरिशंकर खिड़की पर चुपचाप घूरते रहे, और दूसरी ओर अनामिका अपने कमरे में जाकर धीमे से मुस्कुराई। पहली चाल पूरी तरह सफल हो चुकी थी। अब सास ससुर और बेटे के बीच की दूरी पैदा हो चुकी थी, जिस पर आगे की पूरी योजना खड़ी होने वाली थी। उस रात के बाद घर का माहौल जैसे एकदम बदल गया। रोहन, जो अपनी मां की आंखों में कभी संदेह तक नहीं देखता था, अब हर छोटी बात पर उन्हें जज करने लगा था। उसकी आवाज में वह नरमी नहीं रही थी जो पहले उसे सुनकर सुमित्रा का दिल पिघला देती थी। अब उसके शब्द चुभते थे, ताने देते थे, और अनामिका की कही हर बात को सत्य मानते थे। सुबह के समय जब सुमित्रा रसोई में चाय बना रही थी, तो रोहन अचानक अंदर आया और बोला, मां, आपको अनामिका से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वह अच्छा महसूस नहीं करती। सुमित्रा ने चौंक कर कहा, मैंने क्या कहा उससे? पर रोहन ने बिना सुने ही कहा, मुझे पता है, आप लोग उसे पसंद नहीं करते। यह सुनकर सुमित्रा के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। वह मन ही मन सोचती रह गई, ये वही बेटा है जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था। लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अब समझ आने लगा था कि रोहन तक पहुंचने का रास्ता अब उनके पास नहीं रहा। वह रास्ता अब पूरी तरह अनामिका के हाथों में था। धीरे धीरे रोहन की दिनचर्या भी बदलने लगी। वह पहले ऑफिस से आते ही मां पिताजी के कमरे में जाकर हालचाल पूछता था, लेकिन अब वह सीधा अपने कमरे में चला जाता, जहां अनामिका पहले से ही उसका मूड बदलने के लिए तैयार रहती। कभी वह रोहन का सिर सहलाते हुए कहती, तुम पूरे दिन मेहनत करते हो और यहां घर में लोग तुम्हारी पत्नी की इज्जत भी नहीं करते। कभी चाय देते हुए कहती, मैं भी कोशिश करती हूं कि सब ठीक रहे, पर तुम्हारी मां मानती ही नहीं। कभी रोहन का हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कहती, हमारा भविष्य भी कुछ होना चाहिए ना रोहन। कब तक हम तुम्हारे माता पिता के हिसाब से जिएंगे? इन बातों का असर धीरे धीरे रोहन की सोच पर चढ़ने लगा। एक दिन तो सीमा पार हो ही गई, जब रोहन ने अपने पिता हरिशंकर से भी रूखा व्यवहार किया। हरिशंकर हमेशा शांत रहने वाले इंसान थे, पर उस दिन जब उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि अनामिका पर थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि वह घर के काम से दूरी बना रही है, तो रोहन गुस्से में बोला, पिताजी, आप लोग हमेशा अनामिका को गलत साबित करने पर क्यों तुले रहते हो? वह मेरा घर संभालती है, मेरी जिंदगी संभालती है, और आपको वही दिखती है जो आपका मन चाहता है। हरिशंकर के चेहरे पर
एक गहरी उदासी उतर आई, लेकिन उन्होंने बेटे को कुछ नहीं कहा। अनामिका की रणनीति अब और भी गहरी हो चुकी थी। वह अब रोज रोज रोहन को यह यकीन दिलाती कि यह घर उसके खिलाफ है। कभी वह दिखावे में रोती, कभी कमरे में जाकर सामान पटकती और रोहन को यह एहसास देती कि वह इस घर में खुश नहीं है। और रोहन, जो पहले अपनी मां की बात को अंतिम सत्य मानता था, अब अपनी पत्नी के आंसू देखकर बिखर जाता था। वह अनामिका को गले लगाकर कहता, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हर बार अनामिका के होंठों पर एक हल्की चालाक मुस्कान फैल जाती। इसी बीच अनामिका ने घर के खर्च, बिजली पानी के बिल, राशन और बाकी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। वह रोहन से कहती, सुनो रोहन, यह सब मेरे ऊपर नहीं डाला जा सकता। तुम्हारे माता पिता अब जिम्मेदारियां संभालने लायक नहीं रहे। हम दोनों को अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए। अगर ये लोग अलग रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। अनामिका के शब्दों में एक ऐसा मीठा झर था कि रोहन को लगता कि यह सब वास्तव में घर की भलाई के लिए है। एक शाम अनामिका ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने रोहन को अपने कमरे में बुलाकर कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माता पिता मुझे कभी अपनाएंगे। मैं यहां रहना नहीं चाहती। जब तक यह घर इन्हीं के कब्जे में होगा, हमारी जिंदगी में शांति नहीं आएगी। रोहन ने चौंक कर कहा, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? अनामिका धीरे से बोली, हम अलग रहेंगे रोहन, बस कुछ महीनों के लिए। फिर आप देखना कि हम दोनों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। रोहन यह सुनकर चुप हो गया। वह उलझ गया था। मां पिताजी को छोड़कर रहने का सवाल उसकी आत्मा को काटता था। पर अनामिका के शब्दों में मिठास भी थी और दबाव भी। वहीं सुमित्रा ने एक और बात नोट करनी शुरू की। अनामिका हमेशा रोहन से अपनी बातें तब कहती जब वह थका हुआ, मानसिक रूप से कमजोर या परेशान होता। जैसे वह जानती थी कि किस समय उसके दिमाग पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। यह सोचकर सुमित्रा के मन में एक सवाल गूंजा, क्या यह सब यूं ही हो रहा है या वह सच में कोई प्लान चला रही है? लेकिन उनकी बात रोहन तक पहुंच नहीं पा रही थी। एक रात सुमित्रा रसोई में पानी लेने आई तो उन्होंने देखा कि अनामिका मोबाइल पर किसी से कह रही थी, हाँ, सब ठीक चल रहा है। रोहन पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। बस थोड़ा और करना है, फिर सास ससुर खुद ही निकल जाएंगे इस घर से। यह सुनकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अनामिका कुछ बहुत खतरनाक योजना बना रही है। लेकिन अनामिका को यह एहसास नहीं था कि उसके खेल की शुरुआती परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। और ससुराल को तोड़ने का उसका यह पहला चरण तो सफल हो गया था, लेकिन आगे जो होने वाला था वह उसकी सोच से भी बड़ा और घातक था। घर की हवा अब बदली नहीं थी, वह जहरीली हो चुकी थी। सुमित्रा जब रसोई में जाती तो महसूस होता कि दीवारें भी उनके खिलाफ हो गई हैं। जब वह आंगन में बैठकर पौधों को पानी देती तो लगता जैसे हर पौधा पूछ रहा हो, क्यों झेल रही हो ये सब? और जब रात होती तो पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता, जिसमें अनामिका की चालाकी, रोहन का बदलता व्यवहार और आने वाले तूफान की भनक साफ सुनाई देती थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था, उसने सुमित्रा के दिल में शक की जड़ें इतनी गहरी लगा दी थीं कि वह हर छोटी हरकत को देखने लगी थी। अनामिका किससे फोन पर बात करती है? किससे मिलने बाहर जाती है? रोहन के आने से पहले वह घर को किस तरह का माहौल बनाती है? ये सब सवाल सुमित्रा के दिमाग में घूमते रहते। पर एक बात साफ हो चुकी थी, बहू सिर्फ तकरार नहीं चाहती थी, वह कुछ बड़ा करने की तैयारी में थी। एक सुबह जब सुमित्रा पूजा कर रही थीं, तभी उन्हें ऊपर की तरफ से फुसफुसाहट की आवाज आई। वह संभल कर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ीं। ऊपर जाते ही उन्होंने देखा, अनामिका बालकनी में खड़ी थी और फोन पर किसी से बोल रही थी। हाँ, तैयारी पूरी हो रही है। घर के कागजात बस थोड़े दिन में मेरे हाथ में आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। सास ससुर को यहां से निकालना मुश्किल नहीं है। रोहन को मैं पूरी तरह संभाल लूंगी। यह सुनते ही सुमित्रा का दिल जोर से धड़क उठा। कागजात? कौन से कागजात? क्या वह घर पर कब्जा करने की योजना बना रही है? उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की,
ताकि अनामिका उन्हें देख न ले। लेकिन तभी उनके पांव हल्के से चरमराए और अनामिका तुरंत पीछे मुड़ी। सुमित्रा ने खुद को संभालते हुए कहा, बहू, चाय चाहिए थी। अनामिका ने बनावटी मुस्कान दी। ओह मां जी, मैं तो बस अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, आप चिंता मत किया करो। उसकी मुस्कान के नीचे छिपा जहर अब सुमित्रा को साफ नजर आने लगा था। उस दिन शाम को हरिशंकर काम से लौटे तो उन्हें सुमित्रा ने सारी बात बताई। हरिशंकर ने सुना पर कुछ बोल नहीं पाए। वह हमेशा से अपने बेटे और बहू पर भरोसा करते थे, लेकिन आज पहली बार उनके चेहरे पर डर था। वह डर जो उम्र से नहीं, धोखे से आता है। उन्होंने धीरे से कहा, देखो सुमित्रा, हमें सबूत चाहिए, वरना रोहन को हमारी कोई बात सच नहीं लगेगी। सुमित्रा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि अब उन्हें सावधानी से हर कदम उठाना होगा। अगले कुछ दिनों में अनामिका का व्यवहार और उग्र होता गया। वह घर की हर चीज में दखल देती, हर फैसले में अपनी राय थोपती और हर वार्तालाप को झगड़े की दिशा में ले जाती। अगर सुमित्रा कोई बात समझाने की कोशिश करती तो वह उल्टा चिल्लाने लगती, ये मेरा घर है भी या नहीं? कब तक मुझे आपकी गुलामी करनी पड़ेगी? अगर हरिशंकर कुछ कह देते तो वह रोहन से जाकर कहती, तुम्हारे पिताजी मुझे दिन भर ताने मारते हैं, मैं यहां दम घुट रहा है मेरा। रोहन धीरे धीरे पूरी तरह उसके प्रभाव में आता जा रहा था। ऑफिस से लौटकर वह सीधे अनामिका के पास जाता और अनामिका उसे ससुराल वालों की मनगढ़ंत शिकायतें सुना सुनाकर उसके दिल में रिजेंटमेंट भर देती। रोहन कई बार गुस्से में मां पिताजी पर बरसता और सुमित्रा हर बार चुपचाप आंसू पोंछ लेती। लेकिन शक तब और गहरा हुआ जब एक दिन सुमित्रा ने देखा कि अलमारी में रखे घर के पुराने कागजात गायब थे। उन कागजात में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, बैंक पेपर्स, पेंशन फाइल, सब कुछ रखा था। सुमित्रा ने पूरे घर में ढूंढा, पर कागजों का कहीं अता पता नहीं मिला। जब उन्होंने अनामिका से पूछा, बहू, क्या तुम्हें पता है कि कागज कहां हैं? तो अनामिका ने बेहद शांत स्वर में कहा, मां जी, आप भी ना हर चीज भूल जाती हैं। शायद आपने कहीं रख दिए होंगे। आपके जैसी उम्र में ऐसा होना सामान्य है। उसके शब्दों में छुपा व्यंग्य सुमित्रा के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। उसी दिन रोहन घर देर रात लौटा। अनामिका ने उसे तुरंत कमरे में ले जाकर कहा, रोहन, तुम्हारे माता पिता अब संभालने लायक नहीं रहे। घर उनके लिए बोझ है और हमारे लिए भी। मेरा मन कहता है कि अगर हम थोड़ी सख्ती नहीं दिखाएंगे तो ये लोग कभी खुद से अलग नहीं होंगे और यह घर, यह भविष्य, सब खतरे में पड़ जाएगा। रोहन चुप रहा। सुमित्रा और हरिशंकर दरवाजे के पास खड़े ये बातें सुन रहे थे और उनका दिल रो रहा था। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने एक और अजीब बात नोट की। अनामिका अक्सर रोहन को रात में बाहर ले जाने लगी थी, किसी कैफे में, कभी किसी दोस्त के घर, और जब लौटते तो रोहन बिल्कुल बदला हुआ लगता, जैसे किसी ने उसके दिमाग में कुछ नया भर दिया हो। वह घर आते ही सुमित्रा और हरिशंकर से मुंह मोड़ लेता। कई बार तो उनसे नजर भी नहीं मिलाता। एक दिन शाम को सुमित्रा को अनामिका कमरे में नहीं दिखी। उन्होंने सोचा शायद रसोई में होगी, पर वह वहां भी नहीं थी। अचानक उन्हें नीचे वाले कमरे से हल्की आवाज आई। जब वह धीरे धीरे पास गईं, तो देखा अनामिका एक आदमी से बात कर रही थी जो शायद प्रॉपर्टी का एजेंट लग रहा था। वह बोल रही थी, देखिए, घर मेरे नाम होने के बाद ही हम कोई अगला कदम उठा सकते हैं। अभी बस थोड़े दिन और चाहिए। वो लोग अपनी उम्र में इतने भोले हैं कि बहुत आसानी से घर छोड़ देंगे। एजेंट बोला, ठीक है मैडम, बस कागज जल्दी करवा दीजिए। यह सुनते ही सुमित्रा का दिल जैसे बैठ गया। उस रात वह अपने कमरे में सो नहीं सकी। उनके मन में डर, विश्वासघात, असुरक्षा और एक अजीब सा खालीपन एक साथ उमड़ आया। वह अपने पति का हाथ पकड़कर देर तक रोती रही। हमने कभी गलत नहीं किया किसी का, फिर यह क्यों हो रहा है? हमारा ही बच्चा, हमारी ही छत और हमारी ही बहू हमें घर से निकालने का प्लान बना रही है। हरिशंकर ने उनके सिर पर हाथ रखा। सुमित्रा, सच सामने आएगा, पर हमें तैयार रहना होगा। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और सच यह था,
तूफान अब दरवाजे तक पहुंच चुका था। बस एक छोटी सी गलती बाकी थी, जो अनामिका से जल्द ही होने वाली थी, और वही गलती उसके पूरे खेल को उजागर कर देगी। सुमित्रा के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। अनामिका किससे बात करती है? कौन है वो आदमी जो बार बार घर के कागज, प्रॉपर्टी और प्लान की बात करता है? और सबसे बड़ी बात, रोहन को क्या क्या बताया जा रहा है? यह सब जानना बहुत जरूरी था, वरना अनामिका का अगला कदम सब कुछ छीन सकता था। उस रात जब सब सो गए, तब सुमित्रा ने पहली बार हिम्मत करके अनामिका के फोन पर ध्यान दिया। वह फोन हमेशा लॉक रहता था, लेकिन अनामिका की आदत थी कि रात को फोन साइलेंट करके चार्ज पर लगा देती थी। इसी आदत ने सुमित्रा को मौका दिया। फोन की स्क्रीन पर बार बार एक नंबर से मैसेज आ रहे थे। नंबर सेव नहीं था, और सिर्फ प्लस उनटाइट वाज आस्ल से शुरू होता था। मैसेज की नोटिफिकेशन में बस इतना दिख रहा था: काम कितना हुआ, कागज कब तक, जल्दी करो वरना बात बिगड़ जाएगी। यह देखकर सुमित्रा का दिल धक धक करने लगा। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, इसमें धमकी भी थी, बेफिक्री भी, और अनामिका की तरफ से अजीब आत्मविश्वास भी। अगली सुबह जब सुमित्रा चाय बना रही थी, तो अचानक उन्होंने देखा कि अनामिका फोन पर किसी से बहस कर रही है। उसकी आवाज तेज हो गई थी। मैंने कहा ना, सब हो जाएगा। आप बार बार फोन मत किया करो, रोहन को शक हो जाएगा। मुझे काम करने दीजिए। यह सुनकर सुमित्रा खिड़की के पीछे छुपकर खड़ी रही। तभी अनामिका ने धीरे से कहा, अरे, वो बूढ़े लोग बस 2-3 हफ्ते में निकलेंगे। मैंने प्लान कर रखा है। और हाँ, पैसे का इंतजाम हो जाएगा जब ये घर मेरे नाम हो जाएगा। इतना सुनते ही सुमित्रा के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। पैसा? क्या अनामिका किसी बड़ी आर्थिक परेशानी में फंसी है? या किसी को उधार लौटाना है? या कोई ब्लैकमेल कर रहा है? यह एक नया संदेह था, जो अब इस कहानी की असल नींव बनता जा रहा था। उस शाम जब अनामिका बाजार जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने रोहन से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे अकाउंट से 2-3 हजार ले रही हूं, थोड़े जरूरी काम है। रोहन ने बिना पूछे कहा, हाँ, ले लो। लेकिन सुमित्रा ने देखा कि उसके बाद भी अनामिका ने अपना पर्स नहीं खोला, बल्कि सीधे बाहर निकल गई। लौटकर जब वह कमरे में आई, तो उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था, जिसे वह बहुत सावधानी से अलमारी में छुपा रही थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब वह पैकेट रखते हुए फिसली, तो वह नीचे गिर गया। सुमित्रा वहीं से गुजर रही थी, और पैकेट उनके पैरों के पास आकर रुक गया। अनामिका ने घबराकर पैकेट उठाया और फटाफट अलमारी में बंद कर दिया। सुमित्रा ने पूछा, बहू, यह क्या था? अनामिका ने नकली हंसी के साथ कहा, अरे मां जी, यह कुछ नहीं, बस मेरे मेकअप की चीजें हैं। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था, वह स्पष्ट बता रहा था कि पैकेट में मेकअप नहीं, कुछ और ही था। इसी बीच हरिशंकर को बैंक से मैसेज आया कि रोहन के अकाउंट से बहुत सारे छोटे छोटे कैश निकाले जा रहे हैं। हरिशंकर ने रोहन से पूछा, बेटा, इतने पैसे कौन निकाल रहा है? रोहन चिढ़कर बोला, पिताजी, यह मेरा अकाउंट है, मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं। लेकिन सुमित्रा को साफ दिख रहा था कि यह रोहन नहीं, अनामिका कर रही थी। उसका पैसा नहीं, रोहन का पैसा। और वह पैसे कहां जा रहे थे? यही सवाल अब सबसे बड़ा बन चुका था। उसी रात लगभग 1 बजे, जब घर में सब सो गए थे, सुमित्रा को फिर वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार अनामिका अपने कमरे में नहीं, नीचे वाले हॉल में बात कर रही थी। सुमित्रा आहिस्ता से नीचे आई और पर्दे के पीछे से सुनने लगी। हाँ, मैंने 40,000 ट्रांसफर कर दिए। अब आगे क्या करना है? नहीं, मैं डरती नहीं, पर यह काम मुझे अकेले करने दो। सास ससुर को मैं समझ लूंगी। रोहन को धीरे धीरे अपने हिसाब से मोड़ दूंगी। बातों से साफ था कि यह सिर्फ एक प्लान नहीं, एक गहरा गठजोड़ था। अगले दिन सुमित्रा ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुराने फोन में एक कॉल रिकॉर्डर डाउनलोड किया, और शाम को जब अनामिका फोन पर थी, उस बातचीत को छुपकर रिकॉर्ड किया। उस रिकॉर्डिंग में अनामिका कह रही थी, हाँ, 1-2 हफ्तों में घर मेरे नाम हो जाएगा। मैंने रोहन को समझा दिया है कि उसके माता पिता उसके रास्ते की रुकावट हैं।
यह सुनते हुए सुमित्रा के हाथ कांपने लगे। उनके दिल में जो शक था, वह आधा सच अब सामने खुलकर खड़ा था। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया, यह सबूत बहुत बड़ा था। यह पहली बार था जब अनामिका की चाल खुद उसकी आवाज में रिकॉर्ड हुई थी। शाम को जब रोहन घर आया, तो वह हमेशा की तरह अनामिका की बातों से भरा हुआ था। उसने अपने पेरेंट्स को देखकर भी नजरें फेर लीं। अनामिका पास आकर उसकी शर्ट ठीक करती हुई बोली, देखो रोहन, हमें ये जीवन अपने हिसाब से जीना है। अगर ये लोग मानते नहीं, तो हमें अलग होना पड़ेगा। रोहन ने कहा, हाँ, शायद सही है। यह सुनकर सुमित्रा के अंदर गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। लेकिन वह जानती थी, अभी बोलने का वक्त नहीं है। अभी उन्हें पूरा सच चाहिए। पैसा कहां जा रहा है? कागजात किसके पास हैं? अनामिका किसके साथ मिली हुई है? यह सब जानना अभी बाकी था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि चाल का आधा सच अब सुमित्रा के हाथ में था, और यही आधा सच आगे जाकर अनामिका के पूरे खेल को तहस नहस कर देगा। बस एक और गलती की देर थी, जो बहू अनजाने में जल्द ही करने वाली थी। अनामिका अब अपने खेल के सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंची थी। उसके इरादे पहले जितने छुपे हुए थे, अब उतने ही स्पष्ट और तेज हो चुके थे। वह जानती थी कि अगर घर के कागजात उसके हाथ में आ जाए, तो फिर सास ससुर को बाहर निकालना कोई कठिन काम नहीं होगा। अब उसका हर कदम, हर शब्द, हर मुस्कान सिर्फ एक लक्ष्य की तरफ संकेत कर रहे थे, इस घर को अपने नाम करा लेना। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने ऐसी रणनीति बनाई थी कि अगर सुमित्रा और हरिशंकर एक पल भी चूक गए, तो उनके सिर से छत हमेशा के लिए गायब हो जाती। अनामिका ने सबसे पहले रोहन को घर की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित करना शुरू किया। वह रोजाना छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर कहती, देखो रोहन, तुम्हारे माता पिता के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। दवाइयों के बिल, रोज की खरीदारी, बिजली पानी, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। और हम दोनों भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचे में ना। कभी वह रोने लगती, तुम समझते क्यों नहीं? अगर यह घर सिर्फ तुम्हारे नाम होता, तो मैं प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस करवा सकती। पैसा घर में आएगा, हमारी जिंदगी सुधरेगी। पर तुम्हारे माता पिता कभी मानेंगे नहीं। रोहन, जो पहले अनामिका की बातों को हल्के में लेता था, अब उसके हर शब्द का अर्थ निकालने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद अनामिका सही कह रही है, और यही अनामिका का सबसे बड़ा हथियार था। एक दिन अनामिका ने खुद ही कानून और प्रॉपर्टी के नियम पढ़ने शुरू कर दिए। ऑनलाइन वकीलों से चैट करती, जानकारी जुटाती, और हर दस्तावेज को ऐसे देखती जैसे उसे वर्षों से इस काम का अनुभव हो। उसने एक नकली बहाना बनाकर रोहन से कहा, देखो, नए बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के लिए घर के पेपर्स चाहिए थे, इसीलिए मैंने कागज अलमारी से निकाले। पर मांझी ने शायद ध्यान नहीं दिया। रोहन ने बिना सोचे कहा, ठीक किया तुमने। मां को वैसे भी पेपर संभालने में मुश्किल होती है। यह सुनकर सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे बेटे की आवाज किसी अजनबी की लग रही हो। उस रात अनामिका ने सारी प्रॉपर्टी डिटेल स्कैन कर ली। स्कैन की हुई फाइलें उसने उसी अनजान नंबर पर भेज दी। वह नंबर उसका किसी ब्रोकर या एजेंट का नहीं था। वह व्यक्ति अनामिका के कर्ज का असली मालिक था। वह आदमी जिसने अनामिका को धमकी दी थी कि अगर पैसा वापस नहीं किया, तो अंजाम बुरा होगा। और अनामिका जानती थी कि अगर वह पैसे वापस नहीं कर पाएगी, तो उसके अपने ऊपर ही संकट आएगा। इसीलिए उसने यह रास्ता चुना, ससुराल को साफ करने वाला रास्ता। धीरे धीरे वह रोहन को यह समझाने लगी कि घर बुजुर्गों की वजह से अटका हुआ है। एक शाम जब रोहन काम से थका हुआ आया, तो अनामिका ने उसके सामने अपनी पूरी भावनात्मक कहानी परोस दी। देखो रोहन, मैं हर दिन ये सोचती हूं कि अगर यह घर सिर्फ हमारे नाम पर हो जाए, तो हम दोनों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो, मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हूँ। पर यह तभी होगा जब इस घर को बंधक रखकर लोन लिया जाए। और यह तभी मुमकिन होगा जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो। तुम्हारे पिताजी उम्र दराज हैं, क्या पता कब कैसी बीमारी आ जाए, तब क्या होगा? उसके शब्दों में डर,
दबाव और लालच तीनों मिले हुए थे। रोहन पहली बार सचमुच इस बात पर विचार करने लगा। वह माँ पिताजी से प्यार करता था, लेकिन अनामिका की रोज की बातें उसे धीरे धीरे कमजोर बना रही थीं। अब वह घर के कागजात को जिम्मेदारी की तरह देखने लगा था। वह सोचने लगा, अगर मैं घर अपने नाम करा लूं तो माता पिता के भी काम आएगा, घर सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सुरक्षा नहीं, अनामिका का जाल है जिसमें वह फंसता जा रहा है। इसी बीच अनामिका ने अपने प्लान का अगला चरण शुरू किया। सास ससुर को यह महसूस कराना कि वे अब बोझ हैं। वह कभी सुमित्रा को कहती, मां जी, आप अब आराम किया करो, आपसे काम नहीं होता। कभी हरिशंकर से कहती, पिताजी, आप घर की बिजली पानी की बिलिंग समझ नहीं पाते, ये सब रोहन करे तो बेहतर है। धीरे धीरे उसने बुजुर्गों की सारी जिम्मेदारियां उनसे लेकर खुद संभालने का दिखावा किया। लेकिन असल में वह बस एक ही बात साबित करना चाहती थी कि यह घर अब सिर्फ वही चलाती है। एक दिन की घटना ने तो सब कुछ साफ कर दिया। अनामिका ने अचानक रोहन से कहा, चलो नोटरी ऑफिस चलते हैं, तुम्हारे नाम कुछ पेपर्स अपडेट करवाने हैं। रोहन ने पूछा, कौन से पेपर्स? अनामिका बोली, बस घर की एक फोटो कॉपी है, पिताजी ने भी कहा था कि फाइल अपडेट कर देनी चाहिए। रोहन को शक भी नहीं हुआ कि यह फाइलें असली नहीं बल्कि नकली कागज हैं जिन पर वह साइन करने वाला है। सुमित्रा ने जब यह सुना तो उनका दिल जोर से धड़क उठा। वह तुरंत हरिशंकर को लेकर नोटरी ऑफिस पहुंची। वहां उन्होंने देखा, अनामिका रोहन को फाइल पकड़ाते हुए कह रही थी, साइन कर दो रोहन, जल्दी करो। सुमित्रा फटाफट अंदर आई और बोली, रोहन, पहले फाइल खोलकर पढ़ो। रोहन चौंक गया। अनामिका का चेहरा उतर गया। फाइल रोहन ने खोली तो देखा, उस पर लिखा था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट। रोहन हक्का बक्का रह गया। वह कांपती आवाज में बोला, अनामिका, यह क्या है? तुमने कहा था यह एक फोटोकॉपी है। अनामिका बुरी तरह घबरा गई और झूठ बोलने की कोशिश की। मैं मैं तो बस अपडेट करवाना चाहती थी। घर हमारे नाम पर हो जाएगा तो। सुमित्रा का दिल कराह उठा। तो क्या अनामिका, क्या तब हम बोझ नहीं रहेंगे? क्या तब तुम हमें बाहर फेंक दोगी? अनामिका की आंखें नीचे झुक गईं। उसके झूठ का बड़ा हिस्सा उसी दिन रोहन के सामने खुल चुका था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अनामिका अब अपनी हार मानने वाली नहीं थी। उसके पास अभी भी कई चालें थीं और जल्द ही वह एक ऐसी गलती करने वाली थी जो उसके पूरे खेल को खत्म कर देगी। नोटरी ऑफिस वाली घटना के बाद अनामिका के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखा था, पर वह डर ज्यादा देर नहीं टिका। घर लौटते हुए वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक दबा हुआ क्रोध सुलग रहा था। वह क्रोध जो बताता था कि अब वह और भी गहरी चाल चलेगी। उसे लगा था कि उसका प्लान आसानी से चल जाएगा, लेकिन सुमित्रा और हरिशंकर के अचानक पहुंच जाने से उसकी योजना गड़बड़ा गई थी। वह जानती थी कि अब सुमित्रा उससे ज्यादा सतर्क रहेंगी, और जब तक सुमित्रा मौजूद है, घर उसके नाम होना मुश्किल है। इसीलिए उसने अब एक नया हथियार चुना, झूठ और आरोप। वह यह साबित करेगी मरक की समस्या वह नहीं बल्कि सास ससुर हैं। अगले ही दिन से उसका व्यवहार ऐसा हो गया जैसे वह किसी अंधेरे नाटक की नायिका हो। कभी आहें भरना, कभी आंखें पोंछना, कभी अचानक रो पड़ना। सुबह होते ही उसने रोहन से कहा, मुझे लगता है मां जी को मुझसे नफरत हो गई है। कल ऑफिस में आपकी इज्जत खराब होती अगर वो वहां बवाल कर देती। रोहन ने चौंक कर कहा, बवाल? मां ने तो सिर्फ। अनामिका ने तुरंत उसकी बात काट दी। नहीं रोहन, तुम नहीं समझोगे। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी, वो तो तुम पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता। रोहन एकदम स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर विश्वास करे। उसकी आंखों में गहरा संशय उतर आया और अनामिका को बस यही चाहिए था, बेटे के दिल में शक का बीज। शाम को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो अनामिका ने जानबूझकर एक गिलास सुमित्रा के पास गिरा दिया। पानी फर्श पर फैल गया। वह जोर से बोली, मां जी, आप कब तक यह सब करती रहेंगी? क्या आपको मुझसे कोई परेशानी है? सुमित्रा स्टंड होकर उसे देखती रह गई। बहू,
यह मैंने नहीं गिराया। लेकिन अनामिका ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, तुम यह देख रहे हो, ये मुझे परेशान कर रही हैं। रोहन धीरे धीरे अपनी मां को घूरने लगा। सुमित्रा का दिल टूटने लगा। बेटा, मैंने। लेकिन अनामिका बीच में बोलते हुए कमरे से बाहर चली गई, जैसे वह बहुत आहत हो। यह पहला झूठ था। फिर दूसरा झूठ। एक दिन अनामिका ने अपनी ज्वेलरी बॉक्स को आधा खाली कर दिया और रोहन को रोते हुए दिखाया। मेरी 2 चूड़ियां गायब हैं और वो इस कमरे से ही गई हैं। कौन ले सकता है? रोहन ने तुरंत पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो? अनामिका धीमे स्वर में बोली। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर घर में 3 ही लोग हैं। सुमित्रा रसोई में थी। हरिशंकर बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। अनामिका ने सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन शक की दिशा वहीं भेज दी। उसी रात उसने रोहन से कहा, मैं इस घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती। मांझी की हर हरकत में मुझे बदले की भावना दिखती है। रोहन गुस्से में उठकर मां के कमरे में पहुंच गया और बोला, मां, अगर आप बहू के सामान को छू रही हैं, तो यह गलत है। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैं? रोहन! लेकिन रोहन अब अनामिका की बातों से इतना भरा हुआ था कि उसे सच्चाई दिखती ही नहीं। अनामिका यही नहीं रुकी। उसने रोजमर्रा की चीजों को गायब करना शुरू कर दिया। कभी चाबियां, कभी दवाइयां, कभी राशन का कोई सामान। फिर वह कहती, ये चीजें मांझी के कमरे में मिली थीं, जबकि वह खुद ही उन्हें वहां रखकर गई होती। सुमित्रा को समझ आ गया कि यह सब सुनियोजित खेल है, लेकिन वह चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रही थी, क्योंकि रोहन के दिल में शक का जहर पूरी तरह घुल चुका था। एक शाम वह हरिशंकर को बदनाम करने में भी उतर आई। उसने रोहन से कहा, पिताजी मुझे घूरते रहते हैं, मैं बहुत असहज महसूस करती हूं। रोहन, मुझे डर लगता है। ये सुनते ही रोहन का खून खौल उठा। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, आप बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हरिशंकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, जिसे तुम घूरना कह रहे हो, वो मेरी आंखों का दर्द है, उम्र का असर है। लेकिन रोहन को कुछ समझ नहीं आया। वह अनामिका के आंसुओं में सच्चाई ढूंढ रहा था और माता पिता के शांत शब्दों में झूठ। अनामिका का अगला कदम और भी खतरनाक था, भावनात्मक ब्लैकमेल। वह रोहन से कहने लगी, अगर तुमने माता पिता को अलग नहीं किया, तो मैं यहां नहीं रहूंगी। एक रात उसने सामान पैक करने का नाटक किया। रोहन घबरा गया। वह बोला, अनामिका, पागल मत बनो। अनामिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पागल नहीं, मजबूर हूं। या तो मैं इस घर से जाऊंगी या फिर ये लोग। यही वह वाक्य था जिसने रोहन को मानसिक रूप से बांध दिया। इसी बीच अनामिका ने एक और घटिया चाल चली। उसने खुद अपनी 2 साड़ियां फाड़ दी और सुबह रोहन को दिखाकर कहा, मांझी ने रात को मेरे कमरे में आकर यह किया। रोहन गुस्से में पागल हो गया। वह अपनी मां पर चिल्लाया, मां, अब हद हो गई है। सुमित्रा रोते हुए बोली, बेटा, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम? मैंने तुम्हें कैसे पाला था? लेकिन रोहन अब सुनने की स्थिति में ही नहीं था। अनामिका का लक्ष्य था रोहन को इस कदर तोड़ देना कि वह खुद सास ससुर को घर से निकाले, और वह लगभग सफल हो चुकी थी। अब घर में ऐसा माहौल बन चुका था कि रोहन की निगाह में हर गलती सुमित्रा और हरिशंकर की थी। हर आंसू अनामिका का दर्द, हर घटना अनामिका पर अत्याचार। लेकिन अनामिका अपनी जीत के इस नजदीक पहुंचकर एक गलती करने वाली थी। एक ऐसी गलती जो उसकी सारी साजिशें, झूठ, आरोप और नाटक एक झटके में उजागर कर देगी। और यही गलती उसे उसका असली चेहरा दुनिया के सामने दिखाने पर मजबूर कर देगी। अनामिका को यकीन हो चुका था कि अब जीत उसकी मुट्ठी में है। उसने रोहन के मन में इतना जहर भर दिया था कि वह अपनी ही मां बाप को अपराधी समझने लगा था। घर का माहौल ऐसा बना दिया था कि हर रोज कोई न कोई झगड़ा, कोई झूठा आरोप और कोई नई शिकायत सामने आ जाती। लेकिन सुमित्रा और हरिशंकर चुप थे, क्योंकि अब वे जानते थे कि अनामिका सिर्फ चालें नहीं चल रही, बल्कि एक संगठित साजिश रच रही है। और जब लड़ाई धोखे की हो, तो जवाब सच्चाई से ही दिया जाता है। हरिशंकर ने लंबे समय बाद अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया,
जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी था, उन्होंने उसे बहुत कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं और उन्हें सबूत चाहिए। उस दोस्त ने उन्हें बस एक ही सलाह दी, कैमरा लगा दो, सच्चाई खुद चलकर आ जाएगी। यह सुनकर सुमित्रा को जैसे पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने और हरिशंकर ने मिलकर एक छोटा सा कैमरा खरीद लिया। बहुत साधारण, बहुत सस्ता, पर काम का। और इसे उन्होंने कहीं खुली जगह नहीं, बल्कि रसोई के ऊपरी कोने में लगा दिया, जहां किसी की निगाह कभी नहीं जाती। अनामिका को इस बदले हुए माहौल का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बल्कि उसे तो यह लग रहा था कि अब बस एक दो दिनों में रोहन खुद कह देगा, मां, पिताजी, अब आपको अलग रहना होगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अगले ही दिन अनामिका ने अपनी सबसे घिनौनी चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने उसकी जीत को यहीं खत्म कर दिया। सुबह का वक्त था। सुमित्रा चाय बना रही थीं और हरिशंकर अखबार पढ़ रहे थे। अनामिका ने मौका देखकर चुपके से सुमित्रा के कमरे में घुसकर उनके जेवर बाहर निकाले और उन्हें अपनी अलमारी में रख दिया। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे गहने, मेरे गहने कोई ले गया। उसकी आवाज सुनकर सभी भागकर आए। अनामिका रोहन के सामने जमीन पर बैठकर रोने लगी। रोहन, मेरे सारे गहने जा चुके हैं। मैंने तो मांझी के कमरे से आवाज सुनी थी। शायद चोर उधर से। उसका इशारा साफ था, लेकिन उसने सीधा नाम नहीं लिया, ताकि रोहन खुद अंदाजा लगाकर और गुस्सा हो। रोहन गुस्से से कांपने लगा। वह अपनी मां के कमरे में घुसा और अलमारी के दरवाजे पटकने लगा। मां, यह सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? सुमित्रा स्तब्ध खड़ी रह गई। वह रोहन को समझाने की कोशिश करती, उससे पहले ही अनामिका ने नाटक का दूसरा दौर शुरू कर दिया। उसने किचन से एक चाकू उठाया और बोली, अगर मेरे गहने नहीं मिले तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर वाले पड़ोसी भी सुन सकते थे। रोहन घबरा गया। अनामिका, ये क्या कर रही हो? अनामिका रोते हुए बोली, मुझे नहीं जीना इस घर में जहां मेरी इज्जत नहीं। वह खुद को मारने का नाटक करने लगी। सुमित्रा और हरिशंकर दोनों डर गए, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह यह कि किचन में लगा कैमरा हर पल रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद अनामिका ने एक और झूठा ड्रामा किया। उसने चाकू से अपनी ही कलाई पर हल्की सी खरोंच लगा ली और चिल्लाई, मांझी ने मुझे मार दिया। रोहन ने गुस्से में अपने पिता पर चिल्लाकर कहा, देखिए पिताजी, अब यह सब बंद होना चाहिए। यह सुनकर हरिशंकर का दिल जैसे टूट गया। लेकिन फिर वह पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह पल जब कैमरा चल रहा था और सच्चाई खुद अपने पैर पर बाहर आने वाली थी। अगली सुबह हरिशंकर ने धैर्य से कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। स्क्रीन पर जो दिखा वह उनके लिए सदमे से भी ज्यादा बड़ा था। अनामिका खुद गहने रख रही है, खुद चाकू उठा रही है, खुद अपनी कलाई खरोंच रही है और फिर झूठा आरोप लगा रही है। हरिशंकर ने सुमित्रा को बुलाकर पूरा वीडियो दिखाया। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। इतने दिनों में पहली बार उन्हें लगा कि सच अब सिर्फ उनके दिल में ही नहीं, किसी सबूत में भी मौजूद है। हरिशंकर ने वीडियो को पेन ड्राइव में डाला और रोहन के ऑफिस जाने का इंतजार किया। शाम को जब रोहन वापस आया, वह हमेशा की तरह अनामिका की बातों से भरा हुआ था। उसने आते ही कहा, मां, पिताजी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह कुछ कहता, हरिशंकर ने शांत स्वर में कहा, रोहन, एक बात देखोगे? रोहन चिढ़कर बोला, अब क्या देखना है? हरिशंकर ने टीवी ऑन कर दिया, पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। पहली फ्रेम में अनामिका गहने चुरा रही थी। दूसरी फ्रेम में वह गहने अपनी अलमारी में रख रही थी। तीसरी फ्रेम में वह चाकू से खुद को हल्का सा चोट पहुंचा रही थी। और चौथी फ्रेम में वह रोहन के सामने रोते हुए कह रही थी, मांझी ने मुझे मारा। रोहन का चेहरा रंग बदलने लगा, सफेद, फिर लाल, फिर बिल्कुल खाली। उसने धीरे धीरे अनामिका की तरफ देखा। अनामिका के चेहरे पर पहली बार आतंक था। वह बुरी तरह पसीना पसीना हो गई। रोहन कांपती आवाज में बोला, अनामिका, ये क्या है? अनामिका हकलाते हुए बोली, वो
वो मैंने लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच उसे नंगा कर चुका था। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये सच्चाई की जीत के थे। और अनामिका की सबसे बड़ी गलती यही थी। वह यह भूल गई थी कि झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी मशीन, एक छोटा सा कैमरा उसका पूरा महल ढा सकता है। लेकिन कहानी यहां नहीं खत्म होती थी, क्योंकि अब जब सच सामने आ चुका था, अनामिका का अगला कदम बदले से भरा होने वाला था। वीडियो देखने के बाद घर में जो सन्नाटा पसर गया, वह किसी तूफान के बाद का नहीं, बल्कि तूफान से पहले का था। ऐसा तूफान जो इस परिवार की नींव हिला देने वाला था। रोहन सोफे पर बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सुन्न थीं, और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया खींचकर जमीन पर पटक दी हो। सुमित्रा और हरिशंकर थोड़ी दूर खड़े थे। दर्द, डर और राहत तीनों एक साथ उनके चेहरों पर उभर रहे थे। लेकिन कमरे के बीच में खड़ी अनामिका, उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें थीं, और आंखों में एक ऐसा खौफ जो बता रहा था कि उसकी चालें अब खत्म हो चुकी हैं। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रोहन धीरे से उठा और अनामिका के पास जाकर बोला, "ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों?" उसकी आवाज टूटी हुई थी। अनामिका ने होंठ खोले, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आए। फिर अचानक उसने गुस्से और डर के मिश्रण में चीख कर कहा, "क्योंकि मुझे भी हक है इस घर पर, मुझे भी हक है इस जिंदगी पर। तुम कभी मेरी नहीं सुनते थे, हमेशा अपने माता पिता के पीछे भागते रहते थे।" रोहन हैरान होकर उसे देखता रहा। "इसीलिए तुमने झूठे आरोप लगाए, खुद को चोट पहुंचाई, चोरी की, मुझे अपने ही माता पिता के खिलाफ कर दिया?" अनामिका बेकाबू होकर बोली, "हां, क्योंकि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो तुम कभी मुझे अहमियत नहीं देते। तुम बस माँ पिताजी, उनके बिना तुम जी नहीं सकते थे।" उसके शब्दों में कड़वाहट, ईर्ष्या और पागलपन सब मिला हुआ था। सुमित्रा एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मजबूती थी। "बहू, तुम्हें घर चाहिए था तो मांग लेती। झूठ, धोखा और आरोप लगाने की क्या जरूरत थी?" अनामिका की नजरें अचानक सुमित्रा पर टिक गईं। उसने धीरे से कहा, "क्योंकि आप मानती ही नहीं, आप रोहन पर राज करती हैं। वो आपकी उंगलियों पर नाचता है। आप दोनों ने हमें कभी अपनी जगह नहीं दी।" सुमित्रा का दिल टूट गया। "बहू, हमने तुम्हें बेटी की तरह रखा, कभी कोई कमी नहीं की, फिर भी तुमने हमें दुश्मन समझा?" अनामिका तर्क ढूंढने लगी, लेकिन उसके शब्द खुद से ही लड़खड़ा गए। इसी बीच हरिशंकर ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। "बेटा, अब फैसला तुम्हें करना है।" इसी एक वाक्य में कितनी थकान थी, यह सिर्फ रोहन ने महसूस किया। वह बुरी तरह टूट चुका था। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं कि उसकी पत्नी इतनी गहरी साजिशें रच सकती है। फिर उसने अनामिका से पूछा, "क्या तुम किसी और के साथ भी मिली हुई हो? क्या तुमने मेरे पैसे निकाले? क्या तुमने घर अपने नाम करने की कोशिश की?" यह सवाल किसी हथियार की तरह लगा, और अनामिका एक पल के लिए चौंक गई। उसकी आंखें इधर उधर भागने लगीं, होंठ कांपने लगे। फिर उसने जैसे अचानक स्वीकार कर लिया, "हां, निकाले, क्योंकि मुझे जरूरत थी, क्योंकि मैं किसी को पैसे लौटाने में फंसी हुई थी। और तुम दोनों, तुम भी और तुम्हारे माता पिता भी, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला था।" अब सुमित्रा और हरिशंकर दोनों समझ गए, यह सिर्फ लालच नहीं था, यह किसी खतरनाक दबाव का खेल था। अनामिका को अपने किसी कर्जदार से डर था, लेकिन यह डर उसे किस दिशा में ले जा रहा था, यह कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। तभी अनामिका अचानक फट पड़ी, "मुझे मजबूर किया जा रहा था। अगर पैसे नहीं देती तो मुझे बर्बाद कर देते, और तुम्हारी वजह से, तुम्हारे माता पिता की वजह से मैं पैसे नहीं जुटा पा रही थी।" उसकी आंखों में पागलपन बढ़ता जा रहा था। तभी उसने अचानक मेज पर रखा गिलास उठाकर फर्श पर दे मारा। कांच छटक कर बिखर गया। अनामिका चीखने लगी, "सब मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। तुम सबने मुझे इस हाल में पहुंचाया।" उसका कांपता शरीर अब अनकंट्रोलेबल हो चुका था। रोहन डर गया। "अनामिका, शांत हो जाओ।"
लेकिन अब वह सुनने की हालत में ही नहीं थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, इतनी जोरदार कि चारों चौंक गए। हरिशंकर ने दरवाजा खोला तो बाहर दो आदमी खड़े थे, कड़क चेहरे, डरावनी निगाहें। उनमें से एक ने कहा, अनामिका को बोलो बाहर आए, हिसाब पूरा करना है। सुमित्रा और रोहन दोनों एक साथ चौंके। ये लोग कौन? अनामिका का चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे हटने लगी। तुम लोग यहां कैसे आए? आदमी ने कहा। बहुत कोशिश की, तुझसे बात करने की, लेकिन तू घर में छुपी रही। अब पैसा चाहिए, वरना हम खुद ले लेंगे। यह दृश्य किसी कयामत से कम नहीं था। एक पूरी की पूरी साजिश अब खुलकर सामने आ रही थी। रोहन ने सामने खड़े आदमियों से कहा, आप लोग कौन हैं? मेरी पत्नी को क्यों परेशान कर रहे हैं? आदमी हंसा। तेरी पत्नी ने 6 लाख का कर्ज लिया था, कहाँ था? जल्दी लौटा देगी। अब वक्त खत्म। ये सुनते ही रोहन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। 6 लाख? अनामिका रोती हुई बोली। मैं मैं डर गई थी, इसलिए चोरी करनी पड़ी, झूठ बोलने पड़े। लेकिन आदमी आगे बढ़ते हुए बोला, आज या तो पैसे देंगे या कुछ और देना पड़ेगा। उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। रोहन ने खुद को संभाला और उनके बीच खड़ा हो गया। यह घर शरीफ लोगों का है, यहां कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। आदमी ने उसे धक्का देने की कोशिश की। हट, जिस औरत को तू बचा रहा है उसी ने तुझे बर्बाद किया है। सुमित्रा और हरिशंकर दोनों डर के मारे कांप रहे थे। पर रोहन अब पहली बार अपनी पत्नी की असलियत देख चुका था। वह अब पीछे हटने वाला नहीं था। तभी उसने जोर से कहा, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। आदमी एक पल को रुक गया, फिर गुस्से में बोला, ठीक है, हम आते हैं, पर अगली बार पैसा लेकर आना। दोनों आदमी दरवाजे से बाहर निकल गए। घर में कुछ मिनट मौत जैसा सन्नाटा रहा। फिर रोहन धीरे से बोला, अनामिका, ये सब तुमने कैसे कर दिया? अनामिका रोती हुई जमीन पर बैठ गई। मैं डर गई थी रोहन। मैंने सोचा था घर मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने पहली बार मजबूती से कहा, बहू, घर इंसानों से चलता है, धोखे से नहीं। रोहन ने पिताजी की ओर देखा। पिताजी, मैंने आप दोनों को गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। हरिशंकर की आंखें भर आईं। बेटा, देर से सही, सच्चाई तो सामने आ गई। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने इस घर की शांति, रिश्ते और विश्वास तीनों को ऐसे चीर दिया कि लगता था जैसे पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई हो। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वह इस कयामत से भी बड़ा था। कयामत जैसी उस रात के बाद घर कई दिनों तक बिल्कुल शांत पड़ा रहा। जिस तरह आंधी गुजरने के बाद पेड़ हिलते नहीं, बस टूटे पत्ते बिखर कर जमीन पर पड़े रहते हैं, उसी तरह इस परिवार के भी रिश्ते चुपचाप टूटे हुए कोनों में पड़ डढ़े थे। रोहन कई दिनों तक किसी से ठीक से बात नहीं करता, बस कमरे में अकेला बैठा रहता। कभी अपने हाथों को घूरता, कभी अपनी माँ पिताजी के आंसुओं को याद करता, और कभी अनामिका के झूठ, साजिशें और उसके डरावने क्रोध को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस चीज का शोक मनाए, पत्नी के धोखे का, खुद के अंधेपन का, या उस प्यार का जिसे पहचानने में उसे इतनी देर लग गई। सुमित्रा और हरिशंकर भी बेटे को देखकर दुखी हो जाते, लेकिन उन्हें पता था अब उसे खुद ही अपने अंदर की टूटन से लड़कर निकलना होगा। घर में अनामिका अब नहीं थी। उस रात के अगले दिन ही रोहन ने पुलिस को बुलाया, दोनों गुंडों की शिकायत दर्ज करवाई और अनामिका को उसके मायके भेज दिया। कुछ दिनों बाद अनामिका के परिवार वाले आए, चेहरों पर शर्म और गुस्से का मिला जुला भाव। उन्होंने रोहन और उसके माता पिता से हाथ जोड़कर कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इतना बड़ा कदम उठा देगी। आपको जितना नुकसान हुआ, हम माफी चाहते हैं। लेकिन सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, गलती उसकी भी है और मजबूरी भी, पर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता कैसे बचे? अनामिका रोहन को देखकर रो रही थी, बार बार कह रही थी, मुझे माफ कर दो। रोहन, मैं डर में फंस गई थी। मैं बस इस घर को अपने हाथ में लेना चाहती थी ताकि सब ठीक हो जाए। रोहन ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन अब वहां उसे वह पत्नी नहीं मिली जिसे उसने कभी प्यार किया था। वहां बस झूठ की परतें थीं और डर की दरारें।
उसने धीरे से कहा, अनामिका, रिश्ता जहर से नहीं चलता। तुमने जो किया उसे माफ कर पाना शायद मेरे बस में नहीं। अनामिका चीखी, रोई, लेकिन उसे वापस रहने नहीं दिया गया। वह चली गई, अपने कर्ज, अपनी गलतियों और अपने टूटे हुए अहंकार के साथ। अनामिका के जाने के बाद घर में शांति तो लौट आई, लेकिन वह खोखली सी लगती थी, जैसे दीवारों के अंदर कहीं पुराना झर छुपा हो, जो अब कमजोर होकर भी अपनी गंध छोड़ रहा हो। रोहन कुछ दिनों तक कमरे में खुद को बंद रखता, फिर धीरे धीरे बाहर आने लगा। एक शाम उसने सुमित्रा के पास जाकर कहा, मां, अगर आप मुझे माफ नहीं कर पाई तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन मैं अब कभी आपकी बात पर शक नहीं करूंगा। सुमित्रा ने बेटे का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बस इतना कहा, बेटा, मां का दिल दुखता कभी है, टूटता नहीं। तू लौट आया, यही काफी है। हरिशंकर ने पीछे से आकर दोनों को गले लगा लिया। उन तीनों की आंखों में आंसू थे, पर ये दर्द के आंसू नहीं थे। ये उन दरारों को भरने वाले आंसू थे जो धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। दिन बीतने लगे। घर की दीवारों पर टंगे पुराने फोटो, जो पिछले महीनों में अजनबी लगने लगे थे, अब फिर अपनेपन से चमकने लगे। रात का खाना फिर साथ में बनने लगा। चाय फिर बरामदे में रखी 4 कुर्सियों पर साथ पी जाने लगी। लेकिन एक बात साफ थी, यह परिवार अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। कुछ घाव होते हैं जो दिखते नहीं, पर उम्र भर चुभते रहते हैं। सुमित्रा रात को बिस्तर पर लेटते हुए कभी कभी सोचती, क्या गलती हमसे भी हुई? क्या हमने जल्दी ही बहू पर भरोसा कर लिया? क्या रोहन को हमसे दूर करने में उसकी चाल जितनी जिम्मेदार थी, उतना ही उसका अकेलापन भी? लेकिन फिर वह मन में कहती, भगवान का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो हुआ शायद एक सबक था। एक दिन रोहन ने माता पिता से कहा, मैं सोच रहा हूं इस घर को थोड़ा ठीक कराऊं, नई शुरुआत करनी चाहिए। सुमित्रा मुस्कुराई, हाँ बेटा, पुराना सड़ गया है, उसे साफ कर देना चाहिए। उस दिन पहली बार तीनों ने मिलकर घर में जमा अतिरिक्त चीजें निकाली। अनामिका के छोड़े सामान, उसके गहनों के खाली डिब्बे, पुरानी रसीदें और वो दस्तावेज जिनके कारण इतना बड़ा तूफान आया था। सब कुछ धीरे धीरे एक डिब्बे में भरकर घर के बाहर रख दिया गया, जैसे वे अपने ऊपर चढ़े पुराने जहर को बाहर फेंक रहे हों। रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह और शांत और परिपक्व हो गया था। वह हर दिन माँ पिताजी के साथ समय बिताता, पिता के साथ मार्केट जाता, माँ की दवाइयों का ध्यान रखता। वह समझ चुका था कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा परिवार ही होता है, और उस सहारे को खोने का दर्द कितना भयानक होता है। एक शाम उसने हरिशंकर से कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि अब हम एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें, कुछ ऐसा जिसमें हम तीनों की मेहनत लगे। हरिशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, और कुछ ऐसा जिसमें सच्चाई हो, धोखा नहीं। उसी रात जब तीनों बरामदे में बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में तारे चमक रहे थे, सुमित्रा ने आसमान को देखते हुए सोचा, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी चोटें हमें सबसे मजबूत बना देती हैं। अनामिका की याद अब चुभती तो थी, पर उतनी गहरी नहीं, जैसे किसी पुराने घाव पर हल्की खरोंच हो, जो हमें हर बार याद दिलाती है कि हमने कितना सहा और कितना सीखा। उन्होंने धीरे से मन ही मन कहा, शुक्र है पुराना झर निकल गया, पर हां, दर्द तो रहेगा। पर अब यह दर्द कमजोरी नहीं, हमारी सीख है। और उसी रात यह परिवार अपनी नई शुरुआत के पहले कदम पर खड़ा था, जहां ना कोई धोखा था, ना कोई डर, सिर्फ सच्चाई, विश्वास और अपनेपन की धीमी लेकिन मजबूत लौ थी।